हेलो एवरीवन, वेलकम टू फर्स्ट एम्पायर। और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आज हम बात करने जा रहे हैं। वन ऑफ द लोएस्ट होम विन परसेंटेज के साथ आरसीबी का एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है आज तक, और वो है कि चिन्नस्वामी उनको वो विन्स नहीं देके जा पाते, या अब ये बोल सकते हो कि चिन्नस्वामी ग्राउंड जो है वो आरसीबी के लिए कभी भी एक ऐसा ग्राउंड नहीं बन पाया जिसके दम पे वो हमेशा प्लेऑफ्स क्वालिफाई कर पाएँ। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ क्या टेक्निकल चेंजेस किए जा सकते हैं, टेक्टिकल चेंजेस हो सकते हैं, क्या वो स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं जिसके बेसिस पे आरसीबी कैन टर्न फॉर्चून्स इन देयर फेवर। एंड उसमें एक जो सबसे बड़ा तरीका जो होगा वो ऑब्वियसली अपने होम ग्राउंड पे आप चाहोगे कि जो हमारी एक टिपिकल हम मान के चलते हैं कि 7 मैचेस होते हैं अगर, तो उसमें से 5 मैचेस आपको बेयर मिनिमम जीतने चाहिए, और तभी ही आप उसको कह सकते हो कि वो आपका होम ग्राउंड है। तो बिफोर गोइंग अहेड विद द स्ट्रैटेजीज, इट्स माय पर्सनल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ आप गाइज मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी भी मैं देख रहा हूँ जितनी भी नई वीडियोस पे व्यूज़ आ रहे हैं, हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स के उतने व्यूज़ नहीं हैं जितने नए व्यूवर्स के हैं। एंड 65% अभी जो रीसेंट वीडियो डली थी उसमें 65% जो व्यूज़ थे वो अनसब्सक्राइब लोगों से थे। सो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि अगर ये हज़ारों व्यूज़ जो हैं वो अगर सब्सक्राइबर्स में आ जाएंगे तो वी विल बी एबल टू अपग्रेड आवर सेटअप, एंड डेफिनेटली वी कैन ग्रुप ऑन सब स्पॉन्सर्स, एंड उसी के बेसिस पे देन आपको हम और अच्छा क्वालिटी कंटेंट करेंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब एंड नॉट वेस्टिंग योर टाइम। सर, थोड़ा सा आप मोनोलॉग दीजिए। यार, चिन्नास्वामी बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेडियम है। इसकी हिस्ट्री भी थोड़ी सी बताता हूँ। 1960s में जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने ये आर्मी मिलिट्री एरिया वाली लैंड को मतलब कर्नाटका स्टेट को दे दी थी ये, और कोई भी रिटन एग्रीमेंट नहीं हुआ था, सिर्फ वर्बल एग्रीमेंट था ये। तो जब वर्बल एग्रीमेंट होता है तो उसके ऊपर कंट्रोवर्सी हमेशा रहती है। तो 2013 से आर्मी का जो केरला और कर्नाटका डिवीज़न है वो ये चाहता है कि वो इस स्टेडियम को वापस ले सकें, और कोशिश पूरी है कि ऐसा हो। और उसके बाद आई थिंक अराउंड 1969 में ये स्टेडियम कर्नाटका स्टेट ने कर्नाटका क्रिकेट एसोसिएशन को 19,000 रुपये पर एनम पर ईयर पे लीज पे दे दिया था 100 साल के लिए। अच्छा। तो इस पे भी बहुत सारी लिटिगेशंस हुई हैं कि ये बहुत कम है, बिकॉज 50 साल से ज़्यादा टाइम हो चुका है और अभी भी साल का 19,000 ही है। और आप सोच सकते हैं हार्ट ऑफ द सिटी में ये स्टेडियम एग्जिस्ट करता है, जहाँ पे इतना महंगा रियल एस्टेट है। वहाँ पे आर्मी से ली हुई लैंड बाद में कर्नाटका स्टेट के पास आई हुई लैंड को 19,000 पूरे साल का रेंट पे करके कर्नाटका क्रिकेट एसोसिएशन इसे चला पा रही है। तो इसलिए ग्राउंड रिलेटिवली छोटा भी है, इतना बड़ा ग्राउंड नहीं है। और एक और चीज़, बिकॉज ये जो मैसूरू प्लेटू है उसके टॉप वाले पार्ट पे आ जाता है बेंगलुरु सिटी, तो ये 950 मीटर ऊपर है सी लेवल से, विच इज़ ऑलमोस्ट 3,000 फीट अबव सी लेवल। उससे क्या होता है, सबको पता ही है साइंस का, कि ग्रेविटी ऑब्वियसली जैसे हम सी लेवल से ऊपर जाते हैं ग्रेविटी कम होती है, तो बॉल रिलेटिवली ज़्यादा ट्रैवल करती है। इसलिए ये 6 सिटिंग ग्राउंड है, यहाँ पे छक्के बहुत पड़ते हैं। तो आपको इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखना है व्हेन यू आर प्लानिंग योर स्ट्रैटेजी। इसीलिए इस ग्राउंड पे डिफेंड करना, कुछ भी प्लान करना आसान नहीं हो जाता। प्लस ड्यू बिकम्स अ वेरी मेजर रोल ऑन दिस ग्राउंड। ड्यू आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द सीजन ओनली। तो अप्रैल से लेके मई, जो भी 2 महीने यहाँ पे ड्यू रहता ही रहता है। उस चक्कर में होता क्या है कि आप छोटे ग्राउंड में जब ड्यू आ जाएगी तो आप मान के चल सकते हैं कि आपके पास चेजिंग अपॉर्चुनिटी ही है, पर अगर टॉस हार के आपको कभी बैट फर्स्ट करना पड़ गया तो आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा। अब हमने देखा कि नो डाउट अगर हम आरसीबी की ओवरऑल बॉलिंग लाइनअप की बात करें तो जो इनकी फायर पावर है वो टॉप ऑफ द इंजन है बेसिकली। अगर बॉलिंग की बात करें तो वहाँ पे हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार ही सबसे इंपॉर्टेंट बॉलर्स हैं, और वो पावर प्ले में जब भी विकेट लेते हैं तो चीज़ें चेंज हो जाती हैं। जैसे चेन्नई के अगेंस्ट में हमने देखा, वहाँ पे अगर आप विकेट में निप छोड़ते हो थोड़ा सा कि बॉल निप करे, बाउंस हो, तो फिर आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आप ओपोजिशन जो है उसमें ऐसे बॉलर्स ना हो कि जो आपके टॉप ऑर्डर को भी फिर तंग कर सकें। बट आई थिंक अगर लो गेम ऑफ परसेंटेजेस की बात करूं तो मुझे लगता है कि आरसीबी को ऐसी विकेट देनी चाहिए जहां पे हल्की सी विकेट में
हेल्प हो पेसर्स के लिए, ताकि हेजलवुड विद हिज बैक ऑफ हिज लेंथ एंड एबिलिटी टू मूव द बॉल, भूवी विद एबिलिटी टू मूव द बॉल बोथ वेज, दे कम इनटू पिक्चर। एंड इवन उनके तीसरे सीमर हैं यश दयाल, वो भी प्रेफर करेंगे अगर विकेट में थोड़ी सी हेल्प हो। अच्छा, इसमें जब आपने बोला कि ये भी ना हो बस कि आपका ही टॉप ऑर्डर ना उड़ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल एमआई के पास अच्छे स्विंग बॉलर्स हैं, अब उनके पास बोल्ट आ जाते हैं, दीपक चहर, फिर बुमराह भी आ जाएंगे, तो पर अगर मैं देखूं ओपनर्स में देखूं तो आरसीबी के ओपनर्स इतने भी बुरे नहीं हैं अगेंस्ट स्विंग, क्योंकि एक तो विराट ही आ जाते हैं, तो उनको तो पता है कि वो तो उनका टेम्परामेंट भी इतना स्ट्रांग है कि अगर 2 ओवर बॉल स्विंग करेगी तो ही विल प्ले नॉर्मली, वो उसको थोड़ा नेगेट कर लेंगे। एंड ही ऑल्सो नोज कि जब स्विंग ज़्यादा हो रही हो तो कैसे आगे क्रीज से निकल के बाहर वो खड़ जाते हैं, और वो उन क्योंकि पेस से तो वो बीट होते ही नहीं है। एंड जो उनके सेकेंडरी साथ में जो ओपनर हैं उनके साथ, वो भी इन कंडीशंस में बहुत खेलते हैं ऑब्वियसली, तो उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो उनका जो ओपनिंग पेयर है वो उतना भी बुरा नहीं है जितने बाकियों के हैं। और जो पर्टिकल वन डाउन आ रहे हैं वो भी प्रॉपर एक टेस्ट बैटर हैं, तो ऑब्वियसली आई थिंक ये एडवांटेज, और पटीदार भी टेस्ट बैटर हैं, मतलब तो आई थिंक दे कैन गो एंड दे शुड गो फॉर अर्ली हेल्प फॉर द फास्ट बॉलर्स, बिकॉज देयर दे कैन पुट द ऑपोजिशन ऑन द बैक फुट। दूसरा इनके लिए इंपॉर्टेंट था कि इनको अपने 6 हिटिंग मशीन को बड़ा करना था, वो इन्होंने किया है। टिम डेविड ने जो चेन्नई के अगेंस्ट भी करके दिखाया कि लास्ट ओवर 3 छक्के थे जिससे उन्होंने एक पार टोटल को अबव पार कर दिया, वो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। कृणाल पांड्या का चिन्ना स्वामी में जो इकोनॉमी है वो 7 के आसपास का है, तो आई थिंक वो की होने वाले हैं। मुझे लगता है स्पिनर सुवेश, जबकि उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है, खिलाने की जगह अगर आप रसिक को लेके आते हैं यहाँ पे तो ही विल बी बेटर सूटेड फॉर दिस ग्राउंड, क्योंकि वो बैक ऑफ द हैंड स्पिन और स्लोअर बॉल्स ये सब चीज़ों के साथ कहीं ना कहीं इस ग्राउंड को मतलब अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, और इवन प्रैक्टिस मैचेस में वो चीज़ दिखी है उनके बारे में। तो एज फार एज बॉलिंग इज कंसर्न, आप बॉलिंग विकेट में थोड़ा निप दें। पिछली बार इन्होंने क्या किया था, फ्लैट विकेट बना के जनरली मैच से 1 या 2 दिन पहले उसे पानी नहीं दिया था, उससे मैच की जो बॉल जो विकेट थी वो थोड़ी सी स्टिकी हो गई थी। स्टिकी विकेट मुझे लगता है इस साल शायद बेंगलुरु को अवॉइड, मतलब आरसीबी को अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज बैटिंग माइट उनके पास पूरी है। उनको आई डोंट थिंक सो कि किसी भी बैटिंग लाइनअप से वो compete ना कर पाए, ऐसी वाली बात है नहीं है। बट अगर स्टिकी विकेट आप देते हैं तो आपको बैट फर्स्ट करना पड़ गया, तो आप एक एंकर हैं आपके पास विराट, उनको भी यूज़ करके 170-180 तक आ जाते हैं, तो ड्यू में दूसरी टीम उसे 16-17 ओवर में भी चेज कर सकती है। लास्ट ईयर भी इसी तरह से केकेआर ने उनको यहाँ पे हराया था। तो आई थिंक उन्होंने बाद में जब स्ट्रैटेजी चेंज की, दैट वर्क बेटर फॉर देम। तो जो पानी नहीं देते हैं फ्लैट विकेट पे और उसे स्टिकी बना देते हैं, वो शायद इस बार आरसीबी अवॉइड कर सकती है। थोड़ा निप छोड़े, थोड़ा बाउंस और थोड़ा ग्रास छोड़े ताकि बॉल हल्की फुल्की निप करे, बट स्टिकी ना हो, ताकि इनके बैटर्स को भी प्रॉब्लम हो, बिकॉज थोड़ा इंग्लिश हैवी बैटिंग यूनिट है, तो वहाँ पे ऑब्वियसली उनको स्टिकी विकेट उतनी पसंद है नहीं है। दूसरा, एज फार एज बैटिंग यूनिट इज कंसर्न, आई थिंक पडिक्कल को जो एक फ्री लाइसेंस मिला है कि आपने जाना है और स्टार्टिंग से ही मारना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, बिकॉज उससे जो लेफ्ट आर्म फिंगर स्पिनर्स हैं, लेग स्पिनर्स हैं, उनको काफ़ी हद तक पडिक्कल न्यूट्रलाइज कर देते हैं। आई थिंक ये रूल उनका बहुत क्लियर है कि आपने जाके 150 से 200 की स्ट्राइक रेट से खेलना है। प्रैक्टिस मैचेस में भी उन्होंने सुवेश को एक ओवर में 34 रन मारे थे। हमने सीएसके वाले मैच में देखा, ऑन स्लगिश विकेट ऑल्सो ही वेंट फॉर 14 बॉल्स 27। उन्होंने लेफ्ट आर्म फिंगर स्पिनर को ऑलमोस्ट नलिफाई कर दिया था वहाँ पे। तो यही आई थिंक उनका रोल रहने वाला है कि वो अपने विकेट के लिए परवाह ना करें, बट वो रास्ता ईजी कर दें कि जो लेफ्ट आर्म फिंगर स्पिनर और लेग स्पिनर उनके होते ना आ पाए, एंड देन जो बाकी स्पिनर्स हैं उनको पट्टीदार नॉकआउट कर सकें, ताकि 7th ओवर से लेकर 15th ओवर तक इनकी जो जनरली गेम फंसती है वो अबव पार टोटल की तरफ जाए, ताकि सारा बर्डन सिर्फ पट्टीदार पे ना हो, बिकॉज ऑलरेडी ही इज कैप्टनिंग, इज ऑलरेडी हैविंग टू मच ऑन हिज प्लेट। एट द सेम टाइम जो पडिक्कल हैं वो भी हाई रिस्क गेम में 150-200 के स्ट्राइक रेट के साथ चल के इस तरह के स्पिनर्स को नलिफाई करें, ताकि जो टीम्स स्पिन यूज करके चिन्नास्वामी में भी आरसीबी को फंसाने की कोशिश करती थी, वो कहीं ना कहीं थोड़े से नलिफाई हो जाएं। तो आई थिंक स्ट्रैटेजी वाइज सिंपल है, आप निप रखें विकेट में, पेसर्स को पिक्चर में लेके आएँ, कृणाल पांड्या को इफेक्टिवली यूज़ करें, उनका इस स्टेडियम पे बहुत अच्छा यूज़ है। सुवेश को मे बी अवॉइड कर सकते हो बिकॉज छक्के पड़ सकते हैं स्पिनर को। आई एम नॉट वेरी श्योर वेदर ही इज़
ऑफ द क्वालिटी ऑफ चहल और हसरंगा, तो वहाँ आप रसिक को लेके आ सकते हैं बिकॉज उनका बैक ऑफ द हैंड, स्लोअर बॉल, चेंज ऑफ पेस, ये चीज़ें काम करेंगी. बैटिंग में पार्टिकल शुड हैव क्लैरिटी व्हाट टू डू दैट फ्रॉम डे वन. with a ball one, he should be aiming for 150, 200, nullifying left arm finger spinners and leg spinners, and then पटीदार आके जो करते हैं वो तो वो करें ही करें. तो if that happens, and उससे होगा क्या कि चीज़ें चलेंगी. एक इन्होंने चीज़ अच्छी की है कि सॉल्ट जो इन्होंने इस बार लिए हैं, उनके पास एक जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी है कि वो पहली बॉल से आके मारना शुरू कर देते हैं. ये वर्ल्ड क्रिकेट में बहुत कम लोगों के पास है, और इसका हमने इम्पैक्ट दोनों मैचेस में देखा है. दोनों मैचेस में उन्होंने केकेआर और सीएसके अगेंस्ट पहली बॉल से मारना शुरू किया. इसलिए विराट को जो थोड़ा टाइम मिल जाता है अपना सेटल होने के लिए, खुलने का, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है. उससे वो आराम से चेज हो या चाहे बेशक फर्स्ट इनिंग टोटल उसे बहुत ब्रिलियंटली एंकर कर सकते हैं बाय इवन कीपिंग अ बेटर स्ट्राइक रेट. तो आई थिंक ये स्ट्रैटेजी काम की है. फिर जितेश, टिम डेविड या जेकब बेथल जिनको आप यूज़ करते हैं, उनमें इसी चीज़ को प्रायोरिटी पे रखें, इवन बंदगे भी, कि 6 हिटिंग जो एबिलिटीज़ हैं जो यहाँ मैटर करती है बिकॉज ऑफ हायर ऑल्टीट्यूड एंड स्मॉलर साइज ऑफ द ग्राउंड, वो चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए. तो आई थिंक pretty much they have shown the template in first 2 matches also how to utilize this ground. शायद इस बार जो 48% जीत पाती है सिर्फ आरसीबी चिन्ना स्वामी में, वो चेंज हो, और इस बार शायद हम उन्हें 7 में से 5 मैचेस जीते देखें. अगला मैच भी जैसे उनका जीटी के साथ है, वहाँ पे भी राशिद खान और जो साए किशोर हैं जो लेफ्ट आर्म फिंगर स्पिनर हैं, उनके अगेंस्ट पार्टिकल विल बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अगर वो ग्लेन फिलिप्स को खिलाते हैं, ऑफ पिन आती है, तो वहाँ पे फिर पाटीदार उनको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं. तो उस तरह से स्पिन जो है वो आउट ऑफ इक्वेशन चले जाएगी आरसीबी के अगेंस्ट. और जीटी नो डाउट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम अगेंस्ट स्पिन, तो वहाँ पे आपको वैसे भी सुवेश की जगह रसिक दार का एक अच्छा बैकअप ऑलरेडी अवेलेबल है. तो आई थिंक ऑल इन ऑल स्ट्रैटेजीज बड़ी सिंपल रखनी है, इसी तरह से चलना है. एंड आई थिंक RCB can this time around turn things around in their home ground also, and they need to start well. Sluggish wicket ना दें because वो दो धारी तलवार हो जाती है, और इनके लिए ही ज़्यादा हार्मफुल होगी बिकॉज इनके फ्री फ्लोइंग बैटर्स हैं. और आई डोंट थिंक सो कि इनके बॉलर्स को इतनी रिक्वायरमेंट है स्लगिश विकेट की. इनके बॉलर्स को थोड़ी निप्पी विकेट की रिक्वायरमेंट है ताकि दे कैन ब्रिंग द न्यू बॉल इनटू प्ले. जैसी एमआई ने वानखेड़े में दी है पिच, क्या वो भी इनके लिए बहुत हेल्पफुल होएगी अगर वानखेड़े में भी ऐसी पिच मिलेगी? वानखेड़े में रेड सॉइल विकेट है, वो एक नेचुरल विकेट यहाँ की नहीं है. यहाँ पे रिलेटिवली ऑन फ्लैटर विकेट होती है, इस पर आप हल्का सा ग्रास छोड़ सकते हो. तो वो जो हमने पहले भी देखा है, जहाँ पे इवन लास्ट ईयर भी उन्होंने कोशिश की थी सेकंड हाफ ऑफ द आईपीएल में निप्पी विकेट्स देने का, तब भी वहाँ पे हम यश दयाल और जो सिराज थे वो पिक्चर में आए थे बाद में. तो उन्होंने जीटी को भी फंसाया था और टीम्स को भी फंसाया था. तो आई थिंक जो सेकेंड हाफ ऑफ द आईपीएल में स्ट्रैटेजी रही थी, काफ़ी हद तक वही स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए. एंड दैट शुड डेफिनेटली सेटल द केस फॉर देम. चलो सर, उम्मीद करते हैं कि इस बार हमें चिन्न स्वामी में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी देखने को मिलेगा. एंड गाइज, आप भी अपने फीडबैक दे सकते हैं कि आपको क्या लगता है. बट एक चीज़ ज़रूर है कि प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में हमें बताते रहें कि आपका ओपिनियन क्या है. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिएगा, या आपके जितने भी जो आरसीबी के फैंस हैं उनके साथ ये शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये मेरे को लगता है ये एक्लीज हील रही है हमेशा से आरसीबी के लिए कि चिन्न स्वामी उनके लिए वो ग्राउंड निकल के आ नहीं पाया कभी भी. सो लेट्स सी कि क्या ये वो चेंजेस करके आरसीबी चिन्न स्वामी को अपना एक्चुअल में होम ग्राउंड, या जिसको फोर्ट्रेस बोल सकते हैं, वो बन सकता है उनका. नहीं. सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग, एंड प्लीज़ जाते जाते सब्सक्राइब ज़रूर कर दें वीडियो को. थैंक यू सो मच. थैंक यू.